विद न्यू टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम करेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल दैट रिसीव्स रिकम्बिनेंट जीन कॉल्ड। ऐसा कौन सा सेल है, मतलब ऐसा क्या सेल है, सेल जो भी सेल रिकम्बिनेंट जीन को कंटेन करेगा या फिर रिसीव करेगा उसे हम क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, उसे हम होस्ट सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से बायोटेक में क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट द स्पेसिफिक पॉइंट इन अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड अ बॉन्ड दैट कट बाय इकोराई फर्स्ट। ठीक, तो इकोराई फर्स्ट, अगर एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इकोराई RY फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अपने को देता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी इसी को तो एग्जांपल लेके हम बात किए थे। क्या आता है, GATTC। ठीक है, GATTC देता है। हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपना इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंड BAC एंड YAC एंड व्हाट आर दे एंड व्हाट इज द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। तो BAC और YAC सबसे पहले क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, एंड व्हाट आर दे, होते क्या है, व्हाट आर द पर्पस, इनका पर्पस क्या है एज इस्तेमाल करने का, और यूज क्या है इन सभी का। तो सिंपल सा बात कर लेते हैं। पहले तो BAC, ठीक है, BAC, और दूसरा इसमें क्या दिया है, YAC। BAC एंड YAC का फुल फॉर्म होता है, BAC का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल एसोसिएटेड क्रोमोसोम, सॉरी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके बाद होता है इसका YAC का ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एग्जैक्टली क्लियर है। चलो, अब ये यूज किए जाते हैं, ये होते हैं एक टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली अगर कोई बोले तो क्या होता है, मार्कर उठा लेते हैं जस्ट। ये एक टाइप का क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, स्पेशली क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी रिकम्बिनेंट DNA को हम सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब कोई भी रिकम्बिनेंट DNA को हम सेल में ट्रांसपोर्ट करेंगे तब वहां हम दो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो YAC का इस्तेमाल करेंगे या फिर BAC का इस्तेमाल करते हैं एज इंट्रोड्यूसन के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये इनका पर्पस क्या है यूज करने का। पहली बात भैया, पर्पस इसलिए है क्योंकि ये स्पेसिफिक नेचर और स्टेबिलिटी को, और दूसरा बोलेंगे तो रिएक्शन को तेज कर देते हैं। ये सारी के सारे यूज है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का एज अ क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ये अलाइन कर, ये किसी भी रिकम्बिनेंट DNA को वेक्टर तक, या वेक्टर तक नहीं बोलेंगे, किसी भी रिकम्बिनेंट DNA को किसी होस्ट सेल तक ले जाने में मदद करते हैं। कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड हाउ स्टिकी एंड्स आर ऑब्टेन इन DNA सेगमेंट एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस इन DNA टेक्नोलॉजी ईयर्स। तो DNA टेक्नोलॉजी के साल में, DNA टेक्नोलॉजी की दुनिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या यूज है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं, सॉरी, स्टिकी एंड्स का क्या यूज है और हम इसे क्यों यूज करते हैं DNA टेक्नोलॉजी में। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, स्टिकी एंड्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं जस्ट एक पॉइंट में, वहां की बाकी सारी चीजें तो क्लियर है अपने को। क्या होते हैं स्टिकी एंड्स? स्टिकी एंड्स अपने स्टिकी एंड्स ऐसे एंड्स होते हैं जो स्टिकी एंड्स ऐसे एंड्स होते हैं जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम किसी भी DNA को, आइसोलेटेड DNA को कट करते हैं तो उस समय जो एंड्स क्रिएट होते हैं एट आइदर, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से जस्ट थोड़ा सा दूर पे, तो उसे बोला जाता है स्टिकी एंड्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कट करने के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद जो कट करने के बाद जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में थोड़ा सा साइड अप शिफ्ट होता है और जिसके कारण कट होता है, और कट होने के कारण
जो चीजें फॉर्म होती है उसी को हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। अब स्टिकी एंड्स का यूज क्या है? देखो, स्टिकी एंड्स एक टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास एक एंड है, ठीक है, एक ये एंड है इस तरह से, या फिर नॉर्मल एक बना ही लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अपने पास कुछ इस तरह से रहेगा सेगमेंट, एक यहाँ पास इस तरह से, और ये बाकी सब छोटे 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 छोटे, 1 2 3 4 5, ठीक है, GAATTC, ठीक है, 5 ही रहेगा। वैसे तो 6 रहता है बट 5 ही, एक ठोक कट रहेगा, ठीक है। अब यहां पास से जो भी एक दूसरा इसी के जस्ट अपोजिट होगा तो उसके पास कुछ इसी तरह से रहेगा, बट इधर का एक एंड ज्यादा रहेगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब एक छोटा सा एंड इधर रहेगा। अब ये एंड और ये एंड इसके साथ ज्वाइन करके कुछ इस तरह का सेगमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, मतलब इस तरह का कुछ सेगमेंट्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल। तो यहां जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, ये एक डीएनए दूसरे एक सेगमेंट बेस दूसरे बेस के साथ जिस बॉन्ड के तो जुड़ा रहता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये स्टिकी एंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, और इसीलिए, और दूसरी बात, ये तो एक फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, और एक और साइड वाइज इसका रीजन हो जाएगा स्टिकी एंड्स का कि ये डीएनए लाइगेज को अटैचमेंट होने में मदद करते हैं। अब डीएनए लाइगेज अगर स्टिकी एंड्स प्रेजेंट नहीं होगा तो डीएनए लाइगेज हम यूज कैसे करेंगे? ये चिपकाने का काम करता है डीएनए लाइगेज। क्या होता है? एक टाइप का मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। तो ये स्टिकी एंड्स जब प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, बनेगा नहीं, तो उसको चिपकाएंगे कैसे? तो ये स्टिकी एंड्स एक मदद करता है मॉलिक्यूलर ग्लू के लिए भी, ठीक है, या फिर जिसे डीएनए लाइगेज बोला जाता है। T4 डीएनए लाइगेज उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये आ जाएगा स्टिकी एंड्स का यूज। स्टिकी एंड्स क्यों यूज करते हैं? स्टिकी एंड्स का यूज करने का यही पर्पस है। स्टिकी एंड्स क्यों यूज करते हैं हम नहीं कह सकते। स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन होता है इसीलिए एज इसका यूज इस समय फिर बाद में आता है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए यूज करता है, एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्मेशन करता है, ठीक। चलो, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए टेक्नोलॉजी में? डीएनए टेक्नोलॉजी में यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मॉलिक्यूलर ग्लू को पहली बात तो मदद करता है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है जिसके कारण कॉम्प्लीटेंसी डीएनए के बैंड स्ट्रैंड के बीच में बनी रहती है, ठीक है। चलो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का क्यों इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल है? तो सबसे पहले सुनो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल GEL, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक डिफाइंड डीएनए की स्ट्रैंड्स को, एक डिजायरेबल डीएनए की फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं, उसे बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, इसी में क्वेश्चन एग्जैक्टली अपने पूछा था, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ जेल इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आ गया। अब इसका मेनली इंपॉर्टेंस क्या है? तो मेनली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो ये डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स को कट करने में मदद करता है, ठीक है, आइसोलेट करने में मदद करता है, क्योंकि एक डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स ही बाद में डिजायरेबल रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन करता है। अगर अनडिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट भैया ऐसे बोरा का टाइप उठाते गए और सबको जोड़ते गए, तो आगे में जाके वो कॉम्प्लीटेंस, वो आगे में जाके वो एक तरह से डिस्टर्बेंस जरूर प्रोड्यूस करेगा डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो इसीलिए हम डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलो नेक्स्ट, इसी में सेकंड पार्ट भी इसमें पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ दिस टेक्निक। इस टेक्निक का पूरा प्रोसेस को समझाओ। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा खासा लंबा। देखो, पूरा प्रोसेस तो हम पहले ही समझ चुके हैं। एज अ हिंट एक बार रिवाइज करा देता हूं सारी चीजों को, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अपने पास एक मशीन रहती है जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन बोलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन्स में क्या रहता है? कुछ वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं? स्लीविंग, SLEIVING, स्लीविंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। स्लीविंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? एक टाइप्स का नेटवर्क होता है वेसल्स का। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट फाइनर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं, ये वो बोलता जाता है स्लीविंग इफेक्ट। तो हम इसी प्रोसेस में कुछ इसी तरह के इस्तेमाल करते हैं। तो इधर साइड हम एनोड अप्लाई कर देते हैं, एनोड,
तो एज डीएनए जो भी रहते हैं नेगेटिव चार्ज रहता है, डीएनए का जो भी बात करो भैया, डीएनए तो अपना नेगेटिव चार्ज रहता ही है। तो डीएनए एज नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये टूवर्ड्स जो फाइनर पार्टिकल्स रहते हैं, जो फाइनर फ्रैगमेंट्स रहते हैं डीएनए के, वो एनोड की तरफ बहुत तेजी से मूव करना चालू कर देते हैं। अब जो फाइनर पार्टिकल, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही आगे रहेगा, और उतना ही आगे रहेगा तो उतना ही एनोड की तरफ। अब जो अपने को जिस साइज में अपने फ्रैगमेंट्स चाहिए रहेगा तो हम वहां पास से बाद में इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करेंगे जो उसको सुखाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद उसका यूवी रेस से एक्सप्लोजन भी करेंगे, यूवी रेस के कांटेक्ट में लेके आएंगे, और जिसके कारण एक ऑरेंज ब्राइट कलर का अपने को डीएनए फ्रैगमेंट दिखेगा, और उसी डीएनए फ्रैगमेंट को हम इल्यूजन प्रोसेस से कट करके बाहर निकाल लेंगे। पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। चलो तो इसी तरह से लिख देना, जस्ट स्टेप बाय स्टेप, फेंकने के चक्कर में मत रहना। बायो का एग्जाम है भाई, ठीक है, कोई हिंदी विंदी का एग्जाम नहीं है, इंग्लिश का एग्जाम नहीं है कि जो मन में आया फेंक दिया। एग्जाम में वही चीजें टिकती है अगर आप एट दी पॉइंट लिखते हो, ठीक। कई लोग होते हैं भैया उनका नसीब रहता है, मेरे को तो ऐसा समझ नहीं आता है, कुछ भी लिख रहे हैं अच्छा खासा मार्क्स पा जाते हैं भाई, ठीक है। पर आप ऐसा रिस्क मत लेना, एट दी पॉइंट लिखना, ठीक। जो जितना पता है उसी को लिखना, इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी सारी चीजें मालूम होगी उस समय खुद है कि आपको पॉइंट कम पड़ जाएंगे, आपको 3 मार्क्स लगे 5 मार्क्स लगे, पर आप एग्जाम से पहले ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करना जरूरी है कि 3 मार्क्स में कितना लिखना है, 4 मार्क्स में कितना लिखना है, 5 मार्क्स में कितना लिखना है, ठीक। तो इसी कारण अगर इसका आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको एग्जाम में टाइम की तो कभी कमी नहीं पड़ी। मेरे हिसाब से मेरे को भी नहीं पड़ी थी बायो के एग्जाम में। फिजिक्स में हाँ डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मैं मन से ही बना लिया था भैया कि अब बनेगा ही नहीं, ठीक। बट एग्जाम के टाइम में भैया बैठा कि भैया सब बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजें, सब नहीं ज्यादा से ज्यादा चीजें बन रही, बट मैं ध्यान नहीं दिया इधर उधर का, तो भाई थोड़ा सा गलती हो गई थी फिजिक्स के एग्जाम में, नहीं तो अच्छा खासा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हाउ डज बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह बिहेव करती है। यहाँ एक वर्ड शायद भूल गया है, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। सुटेबल अगर बोलेंगे तो सेलेक्टेबल मार्कर है, बट एक अगर और एग्जैक्टली बोलोगे तो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एक वर्ड में चलते हैं, अपने पास से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? ABLE मार्क। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर्स एक टाइप के ऐसे आइडेंटिफायर्स रहते हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट्स रहती हैं जो कि किसी भी प्लाज्मिड में प्रेजेंट रहती हैं, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर्स पे प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या फिर सेलेक्टेबल मार्कर्स ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऐसे प्रमोटर्स होते हैं, आइडेंटिफायर प्लस प्रमोटर होते हैं, हमेशा एक माइंड में रख के चलना है, ठीक है। आइडेंटिफायर और प्रमोटर्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट को प्रमोट करेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को इनहेबिटेट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए जिस वेक्टर में फॉर्मेशन हो गया है तो उसे प्रमोट करेंगे, और जिस वेक्टर में रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन नहीं हुआ है मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसे इनहेबिटेट करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे। तो ये होता है सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए बोला गया, बीटा बी जल्दी लिख लेना, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एज सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो ये एक टाइप का अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कलरिंग प्रोड्यूस करके ये बता देता है कि आगे प्रोसेस में हमारा जो भी रिस्ट्रिक्शन, जो अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेंट फॉर्मेशन हुआ है, मतलब आरडीएनए फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आगे यही क्वेश्चन में लिखा है जस्ट कि हाउ दिस प्रोसेस परफॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखा। तो ये देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कौन सी एंजाइम होती है? ऐसे एंजाइम्स जो कि एक क्रोमिक इफेक्ट शो करते हैं। क्रोमिक इफेक्ट मतलब होता है कलरिंग शो करना, ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में हम कोई भी एक अननोन रिकम्बिनेंट
या फिर अननोन ट्रांसफॉर्मेंट बोलो, ज्यादा एग्जैक्टली क्लियर रहेगा, ठीक है। अननोन ट्रांसफॉर्मेंट को उठाते हैं और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोडिंग सीक्वेंस में उसे ऐड कर देते हैं, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? अगर उसमें दो केसेस देख सकने को मिल सकता है, यहाँ पास 2 केसेस फॉर्मेशन हो सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, कोडिंग सीक्वेंस में बीटा जेल के प्रोड्यूस कर देते हैं चीजों को, तो 2 केसेस है अननोन, KNOW है, अननोन लेके चल रहे हैं ना हम, ये ध्यान रख के चलना। तो 2 चीजें आने की पॉसिबिलिटी है। एक कौन सा पॉसिबिलिटी है? एक ये पॉसिबिलिटी है कि दैट अपना जो भी बी जेल है, बी जेल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वैसे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये इनएक्टिव हो जाए, ठीक है, या फिर ये कोई कलर प्रोड्यूस करे, कलर प्रोड्यूस करे। यही दो कारण है, यही दो हो सकते हैं केसेस। या तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, या तो ये एक्टिव होके कोई कलर प्रोड्यूस कर देगा, तो इससे मालूम चल जाएगा अपने पास चीजें हैं या नहीं। अब ये यहाँ क्या है, ये भी चीजें समझ लेते हैं। चलो एक बार और फिर से रिवीजन। देखो, अगर बी जेल इनएक्टिव हो गया, मतलब एज जो भी ट्रांसफॉर्मेंट हमने लिया था, मतलब अननोन ट्रांसफॉर्मेंट, उसमें रिकम्बिनेंट की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। मतलब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए एक साथ जुड़ चुके हैं, एक साथ अलाइन हो चुके हैं, तो उसके कारण ही बीजेल एक्टिव हो जाता है। क्योंकि एक्टिव ट्रांसफॉर्मेंट क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस के साथ जब जुड़ा जाता है, तो उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को वो इनएक्टिव कर देता है, और इनएक्टिव कंडीशन में वो कोई कलर प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। कोई चीज कलर कब प्रोड्यूस, कोई चीज अपना फंक्शन कब शो करता है, जब वो एक्टिव स्टेट में हो। अभी इनएक्टिव स्टेट यानी कोई आदमी सो रहा है, तो वो कैसे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो उसी तरह से वो अपना फंक्शन तभी शो करेगा जब वो एक्टिव होगा। तो यहाँ इनएक्टिव हो गया तो वो कोई कलर नहीं शो करेगा। बट एक सेकंड और केस है, अगर अननोन ट्रांसफॉर्मेशन लिए, मतलब अगर रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ, बी जेल एक्टिव ही रहा, ठीक है, ये डीएक्टिवेट नहीं हो, तो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा केस और हाउ इट वर्क। और यहाँ कलर से पता चल जाएगा यहाँ कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ये भी बता देता हूँ। ब्लू 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 ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है, ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। ब्लू ही कलर कॉलोनीज फॉर्मेशन करता है। अगर ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्मेशन हो गई, तो अपने मालूम चल जाएगा जो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके अपने पास ट्रांसफॉर्मेंट की फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बट अगर ट्रांसफॉर्मेंट फॉर्मेशन हो गया तो कोई भी कलर शो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये इस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह बिहेव करते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चीजें क्लियर? आई थिंक सो। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अपने पास, गिव रीजन व्हाई डीएनए कैन नॉट पास इनटू होस्ट सेल थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। तो कोई अगर सेल मेम्ब्रेन से हम डीएनए को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते? मान लो अपने पास कुछ इस तरह का चीजें दी गई हैं, कुछ इस तरह की चीजें, कुछ किस तरह का, एक अपने पास इस तरह से सेल है, कंसिडर कर लेते हैं ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल में अपन डीएनए को क्यों इंसर्ट नहीं कर सकते? डीएनए, ठीक है, इस डीएनए में क्यों इंसर्ट नहीं कर सकते? तो इसका एग्जैक्ट साफ सा आंसर है, ठीक, साफ सा आंसर है कि एज अपने को मालूम है डीएनए क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक, BIC हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? जो कि वाटर को हीट करते हैं। फोबिक मतलब ये होता है हीट करना, ठीक। तो एज डीएनए एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एज वाटर को हीट करते हैं। तो एज सेल में तो पहली बात सेल वॉल्स प्रेजेंट है, जो भी कोई भी अल्टरनेटिव चीज को अंदर नहीं जाने देती। एज सेल वॉल के पास ही में क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे, और यही इसी के सेल वॉल, ठीक है ना, वो यही की है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, MEMBRANE, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, तो ये डीएनए जो एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है उसको अंदर कतई भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में डिफरेंट लेयर्स, बाय लिपिड्स की बाय लेयर क्या कर देती हैं, इसके प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं, अंदर जाने के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं। अब ब्लॉक करने के कारण ये आगे अंदर जा ही नहीं पाता डीएनए। अभी आगे बस स्टार्ट करेंगे, लाइट गोल हो गई है, तो जस्ट मूविंग फॉरवर्ड।
चलो लाइट आ गई। हम यहाँ पास से स्टार्ट कर रहे थे लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर किस तरह से आखिरकार काम करते हैं, तो ये अपने पास क्वेश्चन आता है। देखो लिपिड बाइलेयर एक टाइप का रिस्ट्रिक्टिंग वॉल की तरह काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर एक हाईली रिस्ट्रिक्टिंग पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को अंदर आने ही नहीं देता, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने ही नहीं देता। और डीएनए की एक और खास बात हो जाती है जिसके कारण ये सेल के अंदर इजीली इंटर नहीं कर सकता। पहला तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होने के कारण, और दूसरा शुगर कंटेंट करने के कारण, शुगर कंटेंट करने के कारण। ठीक है, तो ये मेनली दो कारण आ जाएंगे। शुगर कंटेंट होने के कारण ये इजीली बाइलेयर पे पास नहीं होता, बाइलेयर शुगर कंटेंट को भी रोकता है। तो ये दो कारण आ जाएंगे जिसके कारण डीएनए किसी भी सेल में इजीली इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता। और क्वेश्चन क्या था अपने पास, डीएनए कैन नॉट पास थ्रू अ होस्ट सेल थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन है, तो उससे पास क्यों नहीं हो सकता, हमने कारण जान लिया, हाइड्रोफोबिक और शुगर कंटेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीएज आर एडेड ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो प्रोटीएज से एंजाइम्स का हम यूज करते हैं, कौन सा एंजाइम, इसको रब कर देता हूं जस्ट। एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज। ठीक है, इस एंजाइम का हम यूज करते हैं ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन। डीएनए जब आइसोलेशन करते हैं तब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। जिसने पढ़ा है उसको लिए तो याद है। देखो प्रोटीनेज एंजाइम किस लिए यूज किया जाता था, हम प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए, प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आरएनए को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते थे, राइबोज न्यूक्लिएज एंजाइम, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइबोज एंजाइम या फिर राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल करते थे। ये आरएनए को रिमूव करने के लिए, जो भी आइसोलेटेड डीएनए, जो भी डीएनए हमने आइसोलेट किया है, और उसी तरह से प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीएज का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों भाई, ये भी तो क्वेश्चन में पूछा है, ऐसा क्यों, हम क्यों रिमूव करते हैं प्रोटीन्स को। देखो प्रोटीन्स को रिमूव करने का हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन ये है कि हम प्रोटीन्स को एक नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप बोलेंगे तो डिजायरेबल फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। डिजायरेबल फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, प्रोटीन का डिजायरेबल फॉर्म एमिनो एसिड। ठीक है, तो हम इसे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम ये एमिनो एसिड्स का फर्दर एनर्जी के लिए, प्रोसेसेस के लिए यूज कर सकते। ठीक है, बट अगर प्रोटीन यहाँ इस प्रोसेस में प्रेजेंट रहा डीएनए आइसोलेशन के वक्त, तो देन वो डीएनए जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे या फिर पीसीआर रिएक्शन, ये किसी ना किसी रिएक्शन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट जरूर करेगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेशन करेगा, इसके कारण पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस की प्रॉपर कटिंग नहीं होगी। ठीक है, इधर उधर हो जाएगा, और ये तो अपने को नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी गलती प्रॉब्लम है। चलो, तो ये कॉम्प्लिटेंसी ना क्रिएट करे। ठीक है, इसीलिए हम प्रोटीएज एंजाइम से प्रोटीन को काम तमाम कर देते हैं, इसे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा है, सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रिफर्ड इन अ वेक्टर। तो वेक्टर्स में सिंगल क्लोनिंग साइट्स क्यों प्रेफर की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी में से। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि दैट हम क्यों यूज करते हैं। तो सिंपल सा एक केस है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल क्लोनिंग साइट। सिंगल क्लोनिंग साइट का एक ही कारण है कि दैट अगर सिंगल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है तो देन अपने पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अगर एक से अधिक साइट्स प्रेजेंट है देन डीएनए आइसोलेशन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में कॉम्प्लिकेशन आना चालू हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन कैसे, कई टाइप के कॉम्प्लिकेशन होंगे। देखो ये प्रॉपर जीन सिंथेसाइज नहीं होगा, या फिर प्रॉपर क्या फॉर्मेशन नहीं होगा, एक से ज्यादा का क्लोनिंग अटैकिंग साइट्स प्रेजेंट है किसी भी वेक्टर में, तो जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम अगर दो अटैकिंग साइट्स की दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मदद लेते हैं, अब उसे एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करते हैं, तो अगर दो साइट्स अपने पास क्रिएट हो जाती है, अटैकिंग साइट्स या फिर अटैचिंग साइड, तो देन एक ही अपने पास रिकमेंडेड, फर्दर ये प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा पीसीआर के बाद नेक्स्ट, तो ट्रांसलेशन और ये सारे प्रोसेस को बर्बाद कर देगा, और जिसके कारण अपने को नहीं चाहिए, ना ही ट्रांसलेशन प्रोसेस बर्बाद हो, ना ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बर्बाद हो। ये सारी टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन ये प्रोसेस बर्बाद ना हो, इसीलिए हम नहीं चाहते कि एक से अधिक
एक से अधिक अटैकिंग साइट किसी भी वेक्टर से प्रेजेंट, क्योंकि ये क्या जाएगा, ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हर जगह होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हर जगह होगा भैया। यहाँ भी तो एक डीएनए का टेम्पलेट दूसरे डीएनए के वेक्टर के डीएनए टेम्पलेट्स के साथ जुड़ता है, फिर इसके बाद हम पीसीआर रिएक्शंस के नंबर इंक्रीज करते हैं। तो नंबर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर कैसे इंक्रीज होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ही तो नंबर इंक्रीज होगा, ठीक। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर बेसिस के बाद इसी में कूद गया डीएम बायोटेक्नोलॉजी में। कंप्लीट, चलो तो एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लिटेंसी क्रिएट करना चालू हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इन दोनों का रोल समझाओ, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा प्लाज्मिड। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक टाइप के मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट करते हैं, जिसे हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस एकदम से अपोजिट सीक्वेंस टाइप का रहता है, मतलब जस्ट अल्टरनेटिव रहते हैं। इसको आगे 3 प्राइम से 5 प्राइम में पढ़ो या फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम में पढ़ो, एकदम सेम टू सेम मिलेगा। कैसे सेम टू सेम मिलेगा, जस्ट इसी में ये भी पूछा है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड पूछा है। चलो प्लाज्मिड पूछा, मेरे को लगा ये पूछा है भैया कि पैलेंड्रोमिक, तो दोनों का एक चीज समझा देता है। चलो तो जैसे कि GAATTC है, ठीक है, इसकी ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब 3 प्राइम से 5 प्राइम में आओगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम में आओ, 5 प्राइम में आओ, तो ये कोड क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, CATTAAG। अब ये वाले का कोडिंग देखो, इसकी कोडिंग देखो, जी के साथ क्या हमेशा जुड़ता है, सी, और ए के साथ क्या जुड़ता है, टी, ए के साथ क्या जुड़ता है, टी, और एक टी के साथ क्या जुड़ता है, ए, टी के साथ क्या जुड़ता है, ए, से उसी तरह से सी के साथ जी। तो इस तरह से एकदम अपोजिट पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिल जाता है, ठीक है। 3 प्राइम से पढ़ो या 5 प्राइम एंड से पढ़ो, अपने को एकदम एग्जैक्टली सेम वर्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इसी को बोला जाता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बायो की नॉलेज में या फिर बायो के टर्म्स में, ठीक। ये होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल समझाने की जरूरत भी नहीं है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करते हैं, किस तरह से कट करते हैं, मैकेनिज्म सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड एक टाइप्स के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब एक से ज्यादा क्रोमोसोमल्स रहते हैं, जिसके कारण एज इनके पास नंबर्स ऑफ जो भी वेक्टर्स रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं, ठीक। तो एक टाइप से इसे प्लाज्मिड एक टाइप का क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज किया जाता है, एज वन ऑफ द बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स है, जिसका डिफरेंट बैक्टीरियाज में डिफरेंट बैक्टीरियाज के डिफरेंट डिग्रीज के मिलते हैं, ठीक है। हायर बैक्टीरियाज में अपने को हायर प्लाज्मिड्स देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टेट्रासाइनिस और एम्पिसिलिन, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया में ऐसा अपने कुछ नहीं मिलता है, अपने को पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन जीन या रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसे कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइनिन। बेस्ट एग्जांपल एज प्लाज्मिड्स का क्या होता है, PBr322, ठीक है। ई कोलाई का PBr322 इज वन ऑफ द बेस्ट प्लाज्मिड्स इन होल, ठीक है। इन सभी में से होल में से नॉर्मल केस के लिए बेस्ट प्लाज्मिड PBr322 को माना जाता है। क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह ये वर्क करते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस इन फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करने में, तो इसी वाले से समझो। अपने पास 5 प्राइम से पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, अभी जस्ट समझाया, ऐसा सीक्वेंस जो कि 3 प्राइम एंड से पढ़ो या 5 प्राइम एंड से पढ़ो, वर्डिंग एकदम सेम टू सेम, उसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। जैसे कि मलयालम को उल्टा करो, मलयालम के फिर पीछे से पढ़ो मलयालम, आगे से पढ़ो मलयालम, ठीक है। दोनों को वर्डिंग बनाओगे एकदम सेम टू सेम। इसी तरह से बायोटेक में भी कुछ जो सीक्वेंस है जिसे कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस, उस रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस एकदम पूरा का पूरा एग्जैक्ट पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस टाइप के रहते हैं। देखो आगे से 5 प्राइम से 3 प्राइम में पढ़ोगे तो ये एक जीन मिलेगा, ठीक है। अब 3 प्राइम से 5 प्राइम में मिलोगे तो एकदम से एक दूसरे के कॉम्प्लीटेंसी रहते हैं। कॉम्प्लीटेंसी मतलब इसके साथ जी के साथ क्या जुड़ेगा, सी, ए के साथ क्या जुड़ेगा, टी, एकदम सेम टू सेम भैया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये जस्ट 3 प्राइम से 5 प्राइम, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूं, ये इस तरह से रहेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। चलो
तो एकदम कॉम्प्लीटेंसी मिलते हैं, इसी को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक। अब इस पे क्वेश्चन पूछा है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि इसका क्या यूज है रिकम्बिनेंट डीएनए में। तो देखो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का बहुत ज्यादा हाई डिग्री में यूज है। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं प्रेजेंट रहेंगे देन प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगा, ठीक है, एज रिकॉग्नाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा कि किस डीएनए की टेम्पलेट 6 बेस पेयर्स को कट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा, ठीक है। ये इसी कारण हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहता है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को मदद करता है उन सीक्वेंसेस को, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस को 6 बेस पेयर के उसे कट करने में। तो ये हो जाएगा इसका यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन एवा प्रोसेस। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या यूज है, तो साफ सी बात है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या यूज आता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसी भी डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में कट करने में मदद करती है। क्लियर है? चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बहुत बात कर लिए भाई, यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेलेक्टेबल मार्कर्स इन आ क्लोनिंग वेक्टर PBR322 एंड मेंशन द रोल दे प्ले। देखो सेलेक्टेबल मार्कर्स PBR322 में क्या प्रेजेंट रहता है, दो ही सेलेक्टेबल मार्कर्स PBR322 में प्रेजेंट रहता है। एक तो टेट्रासाइनिन, ठीक है, इस तरह से क्या प्रेजेंट रहता है, दूसरा यहाँ प्रेजेंट रहता है और उसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस रहते हैं, कोड रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहती है जैसे कि हिंड सेकेंड, ठीक है, इकोराई सेकेंड, इकोराई फर्स्ट, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। तो देखो दो ही सेलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एक तो एम्पीसिलिन प्रेजेंट रहता है, दूसरा टेट्रासाइनिन प्रेजेंट रहता है। एम्पीसिलिन और टेट्रासाइनिन एक तरह से सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह भी वर्क करते हैं क्योंकि ये एक की प्रेजेंस में हम दूसरे का पता लगा सकते हैं कि रिकम्बिनेंट बना है या नहीं। अगर हमने सीक्वेंसिंग की है मान लो एम्पीसिलिन, ये मेरे पास एक मान लो यहाँ पास मैंने सीक्वेंसिंग की है एम्पीसिलिन, ठीक है, एम्पीसिलिन तरफ मैंने सीक्वेंसेस किया और इधर साइड टेट्रासाइनिन प्रेजेंट है, ठीक है, टेट्रासाइनिन। अब मान लो मैंने एम्पीसिलिन तरफ सीक्वेंसिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पास मेन प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि हम इसकी मदद से इसको कैसे पता करेंगे, यही तो क्वेश्चन आता है। चलो तो इसकी मदद से हम इसी को पता करेंगे क्योंकि इसी को सेलेक्टेबल मार्कर्स कहा जाता है। या अगर हम क्या करेंगे इसके लिए डबल प्लेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। डबल प्लेटिंग सिस्टम पहले तो हम रिकम्बिनेंट, पहले हम क्या करेंगे सेल को लेंगे उसमें रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन करेंगे। मान लेते हैं अभी हमको पता नहीं है रिकम्बिनेंट को, क्योंकि एक सेल में बहुत सारे प्लाज्मेट्स प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे PBR322 प्रेजेंट रहेगा। अब बहुत सारे PBR322 में मैं कौन सा क्लोनिंग वेक्टर, किस क्लोनिंग वेक्टर्स में मैं पता करूं कि इस क्लोनिंग वेक्टर में ये चीजें प्रेजेंट है। 1 से लेकर के 1000 तक हो सकता है, मतलब 1 से लेकर के 100 तक हो सकता है। तो भैया 1 से लेकर 100 में मुझे कौन सा मालूम चलेगा कि 100 में से एक ठोक कौन सा है जिस पर रिकम्बिनेंट बना है। तो इसके लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इस्तेमाल करके, वो जस्ट नेक्स्ट प्रोसेस है। बट उससे पहले हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का शुरू में इस्तेमाल करते थे। जैसे सबसे पहले हम इसके लिए डबल प्लेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, मतलब एमपीसी, पहले टेट्रा मान लेते हैं, एम्पीसिलिन में हमने कोडिंग की, ठीक है, कोडिंग कर दी। यहां पास हम मान लेते हैं मेरे पास रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हो गया, मान लेते हैं बहुत सारे हैं, इसी तरह से किसी एक में रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद ये प्लेटिंग होने के बाद पहला प्लेटिंग कवर, ठीक है, कंप्लीट। अब ये रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट फॉर्मेशन हो गया है। अब किसमें हुआ है 100 में से किसमें हुआ है आई डोंट नो। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट प्रोसेस टेट्रासाइनिन के कवर करूंगा, टेट्रासाइनिन का एक पूरा प्रोसेस करूंगा। टेट्रासाइनिन की मीडियम एक है, टेट्रासाइनिन की मीडियम में एक डीएनए को ग्रो करूंगा, ठीक है। अब उस डीएनए को मैं क्या करूंगा, इसके सीक्वेंसिंग में ऐड करूंगा, ठीक है, इसके एम्पीसिलिन के सीक्वेंसिंग में ऐड करूंगा, बहुत सारे में, ठीक है। अब इसे ऐड करते करते क्या होगा, जैसे ही अगर एम्पीसिलिन ऐसे ही एक टेट्रासाइनिन में मैंने उसे किया क्या, प्लेटिंग किया, ठीक है। प्लेटिंग करने के बाद उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करने के बाद मैं उसको लिए एम्पीसिलिन में ले गया, तो उस मीडियम में मैंने उसको ग्रो करने की कोशिश किया, ठीक है। मान लेते हैं मैं 80 में किया, 80 ही ठोक में कर डाला भैया, किसी में भी एम्पीसी जो मतलब सॉरी टेट्रासाइनिन, बार बार एम्पीसिलिन बोल देता हूं, टेट्रासाइनिन है
वो मरा नहीं, उसका डीएनए जो हमने उसमें ग्रो किया वो मरा नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं 91वें नंबर पे या फिर 99 नंबर पे एक ऐसा वेक्टर था जिसमें हमने किया और एम्पिसिलिन मरे। ठीक है, सॉरी एम्पिसिलिन बोलता हूं, टेट्रासाइनिन का जो डीएनए था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब एक टाइप का क्या बोल सकते हैं उसे, डीन्यूट्रिएट हो गया। डीन्यूट्रिएट मतलब मर गया। ठीक है, तो मर गया तो मतलब मुझे मालूम चल जाएगा कि यहां पास ऐसा कांड हो चुका है, यहां पास रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब यही मेरा चीज है, अब इसी वाले प्लाज्मिड को मैं उठा लूंगा। हाँ, ये वाला प्रोसेस तो बहुत हार्ड है। तो ये इसी प्रोसेस को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस लाया गया अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स का, जो कि आपको मैं बता चुका हूं इससे पहले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो तो ये आ जाएगा, इस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, why must a cell to be made component in a biotechnology experiment and how does a calcium ion helps in doing it। देखो, हम क्यों एक सेल को कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट मतलब होता है कि कोई भी सेल की ट्रेडियंसी को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो डीएनए मॉलिक्यूल या फिर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट कर सके, उसे बोला जाता है कंपोनेंट। ठीक है, एक सेल को कंपोनेंट बोला जाता है इसी तरह से। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो सेल को कंपोनेंट करने का एक ही फायदा है कि हम अगर सेल कंपोनेंट होगा तो हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स उसमें डालेंगे, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर कंपोनेंट नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अभी हमने पढ़ा लिपिड्स की बाइलेयर्स रहेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, वही लिपिड बाइलेयर उसी की जो अंदर आने नहीं देंगी हाइड्रोफोबिक और शुगर कंटेंट होने के कारण। तो इसी प्रोसेस को दूर करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, कॉम्प्लीटेंसी उसकी इंक्रीज करते हैं। अब कॉम्प्लीटेंसी इसकी इंक्रीज कैसे करेंगे भैया, ये तो बढ़िया प्रोसेस है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है, दूसरा फिजिकल प्रोसेस है, तीसरा अपने पास है कोई भी एक पैथोजेनिक मेथड। ठीक है, वायरसेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो इस सभी में से अपने पास जो क्वेश्चन पूछे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कैल्शियम आयन मतलब एक क्या पूछा है, केमिकल प्रोसेस किस तरह से यूज कर सकते हैं और हम एक कैल्शियम आयंस का यूज करके कैसे हम कोई भी सेल में डीएनए को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो देखो, कैल्शियम आयन एक टाइप की डायवेलेंट आयंस होती है। ठीक है, डायवेलेंट कैटायनिक आयंस होती हैं। अब डायवेलेंट कैटायनिक आयंस का यूज करने से क्या होता है, जो भी मैंने इस सेल में डायवेलेंट कैटायनिक आयन से इसे ट्रीट किया, यूज किया इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद यूज करने के कारण इसमें सेल, हर एक सेल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब वो पोर्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब पहले इतने छोटे से थे, अब ये पोर्स इतने बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं ऐसा होता है, मतलब पोर्स का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलो पोर्स की साइज बढ़ जाएगी मतलब डीएनए मॉलिक्यूल्स का यहाँ होल से जाने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम डाइकैटायंस का या फिर कैटायनिक आयंस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कैल्शियम आयंस का यूज करते हैं। अब ये प्रोसेस यहां तक नहीं होगा, एक स्टेप में ये प्रोसेस नहीं होता है, अभी इसका जस्ट आगे भी बताना पड़ेगा। अब यहां पर प्रोसेस होता है एक हीटिंग, इसे हीट स्टॉक मेथड भी बोला जाता है। हीट स्टॉक मेथड में क्या यूज किया जाता है, एक तो कैटायनिक मेथड है। कैटायनिक मेथड में हमने इसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, मान लो ठीक है इंट्रोड्यूस हो गया, अच्छी बात, बट नहीं होता है, बहुत कम ही केसेस में होता है, बहुत कम ही सेल्स में होता है। इसलिए इसे हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में हम इसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसे हीट करते हैं और हीट करने के जस्ट बाद उसे आइस में रख देते हैं। आईसी आइस, पहले गर्म किए फिर ठंडा किए फिर गर्म ठंडा गर्म, मतलब पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, आइस पे रख देंगे। तुरंत प्रोसेस होगा, उसके गैप बिल्कुल नहीं होगा, एक सेकंड का भी गैप नहीं रहेगा। ठीक है, गर्म किए फिर ठंडा किए फिर गर्म। तो इस तरह से क्या होता है, सेल का पूरा थर्मोस चेंज हो जाता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी पूरी तरह से बदल जाती है और उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स उसी समय हम इंसर्ट करा सकते हैं उसके न्यूक्लियस की, क्रोमोसोम के, जीन के कोडिंग सीक्वेंस पे। ठीक है, और यहां पास अपना प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह से हम कंपोनेंट बनाते हैं किसी सेल को। चलो, स्टेट द रोल ऑफ बायोइलेक्ट्रिक गन्स इन, बायोइलेक्ट्रिक गन्स का यूज क्यों किया जाता है। देखो, बायोइलेक्ट्रिक गन्स का हम इस्तेमाल करते हैं एज फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। किसी भी एनिमल सेल में हम फॉरेन डीएनए को बायोइलेक्ट्रिक गन्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसे माइक्रो इंजेक्शन मेथड भी एक टाइप का होता है ये भी। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक टाइप का ये पूरा का पूरा नहीं, बायोइलेक्ट्रिक मेथड और जीन गन मेथड अलग है। देखो, बायोइलेक्ट्रिक मेथड में क्या होता है, एक हम
कोई भी पार्टिकल लेते हैं, एक बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल लेते हैं, कैसे माइक्रो पार्टिकल गोल्ड हो गया या टंगस्टन हो गया, ऐसे टाइप का। अब वो गोल्ड और टंगस्टन के चारों तरफ ना हम डीएनए की रैपिंग कर देते हैं, डीएनए को उसके चारों तरफ लपेट देते हैं। अब लपेट कर मतलब इतना छोटा सा फॉरेन पार्टिकल भैया इसमें दिखेगा ही नहीं, इतना माइक्रो रहता है, ठीक है। उसके ऊपर डीएनए की परत लगा देते हैं, सोचो भैया मन में, ठीक है। परत लगाने के बाद उसको हम किसी भी प्लांट के सेल्स में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। अब ऐसे एकदम बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से उसको सेल के साथ कोलैप्स करते हैं, सेल के न्यूक्लियस में हो जाके डायरेक्ट क्रोमोसोम में अंडर कर जाता है, क्रोमोसोम से डायरेक्ट डीएनए के सीक्वेंसिंग में। और इतनी ज्यादा वेलोसिटी रहती है कि वो वहां के डीएनए को ब्रेक करके उसी की जगह ले लेता है। अब बस वहां पास ऐड हो गया और अपने को तो यही चाहिए था। तो ये होता है जीन गन मेथड, या फिर क्या बोला है इसमें, बायोलॉजिस्टिक मेथड, यही है। चलो बायोलॉजिस्टिक गन मेथड। नेक्स्ट बढ़े, चलो एक आध दो क्वेश्चन और, बस 2 क्वेश्चन, इसके बाद इस फुल लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर निकालेंगे अपना नीट वाला, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हीट परमिएज एंड बैक्टीरियम थर्मस इक्विटाइटस इन प्रोसेस ऑफ पीसीआर। देखो पीसीआर प्रोसेस में हम थर्मस इक्विटाइटस का क्यों इस्तेमाल करते हैं? थर्मस इक्विटाइटस का इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही है, जिस थर्मस इक्विटाइटस बैक्टीरिया के इस्तेमाल करते हैं वो क्या, टक पॉलीमरेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। टक पॉलीमरेज एंजाइम से एक टाइप का स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। अब इसका भी पूछा है, इसमें एग्जैक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे पूछे कि हम टक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज क्यों करते हैं। देखो टक पॉलीमरेज एंजाइम कौन सी एंजाइम होती है? टक पॉलीमरेज ऐसी एंजाइम्स होती है जो कि हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रह सकती है, उसे टक पॉलीमरेज एंजाइम बोला जाता है, ठीक है। मतलब करीब करीब इस पूरे प्रोसेस में 95, पूरे प्रोसेस भर में अगर मैं बात करता हूं तो 95 डिग्री टेम्परेचर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हम इसे एक सेल को हीट करते हैं पीसीआर में, ठीक है। पीसीआर में उस सेल को नहीं मत समझना, डीएनए पीसीआर प्रोसेस डीएनए के लिए किया जाता है। डीएनए में हम उसे हीट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हीट करने के बाद 15 सेकंड तक उसे हीट करते हैं। तो इस प्रोसेस में इतना ज्यादा स्टेबिलिटी, इतना ज्यादा हीटिंग प्रोसेस को संभालने के लिए, ताकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर में हम किसी चीज को हीट कर रहे तो उस समय वो एक टाइप डीएक्टिवेट ना हो जाए, उसे डीएक्टिवेट यानी एक्टिवेटेड बनाने के लिए टक पॉलीमरेज एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो टक पॉलीमरेज एंजाइम्स पूरी की पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, डीएनए की ब्रेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और डीएनए की ब्रेकिंग के बाद उनकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है टक पॉलीमर है, जो कि थर्मस इक्विटाइटस बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। चलो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स हेल्प्स इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बायोरिएक्टर्स किस तरह से मदद करते हैं? देखो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस हुई है कि जिसमें हम रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन करते हैं, रिकम्बिनेंट से डिफरेंट डिजायरेबल प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करते हैं, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स हम फर्दर मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो बायोरिएक्टर्स के किस तरह से इस्तेमाल किया? बायोरिएक्टर्स पूरे प्रोसेस के मेन थीम्स रहते हैं। बायोरिएक्टर्स प्रोसेस में ही हम उस रिकम्बिनेंट सेल को फर्दर उसकी नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, उस होस्ट सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। एक साइड से हम एक डिजायरेबल रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते जाते हैं, दूसरे साइड से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। उस वेस्ट प्रोडक्ट्स में हम डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं, जिसे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस प्रोसेस में जो अपने पास डिजायरेबल प्रोडक्ट्स रहेगा उसको अलग कर लेंगे, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देंगे, और डिजायरेबल प्रोडक्ट्स की फर्दर टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद उसे मार्केटिंग के लिए भेजेंगे। तो बायोरिएक्टर्स का हम मेनली आपने इंपॉर्टेंस देखा कि ये क्या कर रहा है, होस्ट सेल्स को फर्दर एक हाई टेम्परेचर, मतलब हाई स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। मतलब ऐसी कंडीशन जो इसको एकदम परफेक्ट चाहिए, एकदम से डिवाइड करने के लिए, खुद की प्रजाति को बढ़ाने के लिए एकदम चाहिए, वो सारी प्रोवाइड करता है बायोरिएक्टर। पीएच, टेम्परेचर हो गया, वाटर, ऑक्सीजन, सारे के सारे लेवल्स एकदम एग्जैक्ट करता है। तो यह होता है बायोरिएक्टर्स का वर्क। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे, जहां हम बात करेंगे कुछ नीट्स के क्वेश्चन। तो आई थिंक सो आपको मजा तो जरूर आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां मैं आपका स्वागत करते हुए बैठा ही रहूंगा। तब तक आप सभी एचजेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।